सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। इस पूरे चैप्टर में है क्या, इस पूरे चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, व्हाट आर द की चॉइस एंड डिबेट अबाउट द डेवलपमेंट। मतलब पूरे चैप्टर में बताया गया कि डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचें हैं, वो बताई गई है। इनके बीच में किस प्रकार का डिबेट है, जैसे कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाएं या लोग इंडस्ट्री की तरफ जाएं, या लोग कैपिटलिस्ट बने या कम्युनिस्ट बने, पूंजीवादी या समाजवादी। तो ये सब बनने की जो कोशिश हो रही है प्लानिंग के हिसाब से, वो इस चैप्टर में बताने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्ट बाय आवर लीडर इन द फर्स्ट 2 decades एंड बाय। भारत में जैसी आज़ादी मिलती है तो भारत में एक प्लान के हिसाब से चीज़ों को डेवलप करने की बात करी जाती है। तो आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी 5-5 सालों की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमारे देश का विकास होगा, और अगर हमने वो पॉलिसी चुनी तो उसके चुनने के क्या कारण है। दूसरा है, व्हाट आर द मेन अचीवमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। मतलब अगर हमने फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान बनाए, मतलब मैं कह सकता हूँ पंचवर्षीय योजना, तो उसके फायदे क्या हुए, और फायदों के साथ साथ उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में, व्हाई दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबेंडेड इन द लास्ट ईयर, इन द लेटर ईयर। मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर जब 2 5 ईयर प्लान हमने बना दिए तो उसके बाद फिर हमने इनको क्यों छोड़ दिया, इस व्यवस्था को हमने क्यों छोड़ दिया। सो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत होती है यूपीएससी के एक नए तरीके से। दोस्तों, आप जब इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको केस स्टडी पढ़ने को मिलेगा। उस केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर से क्वेश्चन दिया जाएगा, एंड देन आपको फिर अपनी एक सूझबूझ से, समझ से आपको एक आंसर बनाना होता है। ये यूपीएससी का पैटर्न है जो ज़्यादातर 11th 12th के जो बच्चे होते हैं फ्यूचर में कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारियां करते हैं, तो ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहली बार एनसीईआरटी ने चैप्टर 3 के अंदर इस केस बेस्ड स्टडी के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है कि डेवलपमेंट क्या होता है। हालांकि पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण के लोगों की एक कहानी है। भुवनेश्वर एक जगह है, जगत सिंह जिले के अंदर एक पोस्को प्लांट लगने वाला है। इंडिया इस्पात संयंत्र की क्या कहते हैं विस्तार, मतलब जो भी हमला होने वाला है, शॉर्ट में बताऊंगा, आप खुद भी सेल्फ पढ़ सकते हैं। इसमें बताने की कोशिश ये करी गई है कि अगर गांव के अंदर ये पोस्को प्लांट लग रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें एक कहानी ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि असल में डेवलपमेंट होता क्या है, और इससे फायदे किस हिसाब से होते हैं, क्या इसके लॉस होते हैं, सरकार कैसी नीतियों को लाए जिससे उसका भी काम बन जाए, और कंपनी जो यहाँ पे आ रही है भारत के अंदर उसका भी फायदा हो सके। सो बेसिकली ज्यादातर लोगों ने गो बैक पोस्को, मतलब सीपीआई की गवर्नमेंट वहां पे थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि पोस्को प्लांट लगे वहां पे, क्योंकि पुरुष और स्त्री जो महिलाएं हैं दफ्तर कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने रोक दिया कि आप प्रदर्शन का नारा लगा सकते हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार तो यही कहता है कि अगर कुछ भी गलत काम हो रहा है तो आप जाइए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट होना चालू हुआ पोस्को प्लांट के खिलाफ। अब दोस्तों, पोस्को की फुल फॉर्म क्या है? फोहान आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर लिख लें। पोस्को की फुल फॉर्म, ये मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के अंदर है, लेकिन ये इंडिया में अपना बिजनेस चमकाने के लिए आई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप नेट पे गूगल करिएगा तो अभी पोस्को प्लांट की कंपनी स्टैब्लिश है। तो मतलब कितना बड़ा लॉस है, मतलब उस समय विरोध भी हुआ था लेकिन फिर भी लॉस है। फोहान आयरन एंड स्टील कंपनी, पोस्को, ठीक है। ये वैसे चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए भी थोड़ा बहुत काम करती है। तो दोस्तों ये है क्या? द गवर्नमेंट बिलीव that this would bring a necessary capital investment and provide a lot of employment opportunity, or the tribal population feared that the setting up of industry would mean displacement from their home and the livelihood.
सरकार कहती है कि कंपनी बसेगी तो ऑफ कोर्स पैसा मिलेगा। पैसा यानी कि आप सिंपल शब्दों में कहोगे इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी की ग्रोथ के और देश की ग्रोथ के लिए फायदा है। कंपनी बसी तो कोरिया से वो एम्प्लॉयमेंट लेके नहीं आएंगे, भारत के लोगों को ही क्या कहते हैं वो वहां पे कंपनी में काम करने के लिए रखेंगे। जबकि जहां पे कंपनी उड़ीसा में भुवनेश्वर में लगाई जा रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको लगा दोगे तो इससे हमारा जीवन यापन रुक जाएगा और बहुत सारे लोगों को अपने काम धंधों से हाथ खोना पड़ेगा, और उसके बाद इनको जहां पे फैक्ट्री लगेगी वहां के आसपास का इलाका प्रदूषित होगा और उधर से फिर इनको डिस्प्लेसमेंट विस्थापित होना पड़ जाएगा। तो ये बड़ा बहुत तगड़ा इशू था। तो पोस्को उड़ीसा की केस स्टडी पढ़ने के बाद, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप देख ले, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो एज अ यूपीएससी अधिकारी आपसे पूछता है, आपको कंडीशन दे दी, अब आपने आंसर बनाना है। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन सब में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? व्हाट आर देयर की पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा कौन सा की पॉइंट है जो एक मुद्दा बन रहा है लड़ाई झगड़े का? आपको क्या लगता है कोई ऐसा कॉमन पॉइंट हो सकता है जहां पे सभी लोग एग्री हो जाए? कैन दीज इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? क्या इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है कि जिससे सारे लोग खुश हो सके? सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं, एक यूपीएससी के हिसाब से आपको क्वेश्चन, आपको केस स्टडी दे दी, आपने पढ़ा, आपने समझा, अब आप एक अधिकारी हैं, आप वहां पे अपॉइंट हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? सो दिस इज ऑल द क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या सोच है, आप किस हिसाब से इन चीजों को एग्री करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि इंटरेस्टेड राजनीतिक टकराव हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी एग्री विद दिस डिसीजन। और मेन यहाँ पे क्या बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। अ की रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज डेवलपमेंट। यहाँ पे सरकार का मेन काम क्या है कि वो चाहती है कि मेन डेवलपमेंट वहां पे हो। These were the disagreement of kind of role government must play in ensuring the growth and the justice. अब मेन बात है कि what was the role of the government? यहाँ पे सरकार का रोल क्या है? क्या सरकार was it necessary to have a centralized institution to plan the entire country? दूसरा, should the government itself run some key industries and the business? और तीसरा, how much important was to be attached the need of the justice? यहाँ पे ना लोग डिसएग्री क्यों हो रहे थे इन लोगों से, इन बातों को लेकर वो असहमत क्यों हो रहे थे कि कंपनी लग रही है तो कंपनी का सरकार नहीं चला सकती, सरकार भी तो कंपनी बना सकती है, सरकार क्यों नहीं बना रही? तो लोगों के मन में ना क्वेश्चन बहुत सारे आ गए कि असल में सरकार बाहर से किसी इंडस्ट्री को लेके आ रही है, वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, उससे हमें फंडिंग मिल रही है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा कर दे सरकार कि खुद ही इंडस्ट्री लगाए, खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, खुद ही लोगों के भारत देश के लिए कुछ करे। तो लोगों के मन में यही रोल है, यही मतलब एक कंफ्यूजन है कि ये जो भी प्लान कंट्री या प्लानिंग डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाया जा रहा है, सभी कंट्री में एक केंद्रीकृत नहीं हो सकता क्या? मतलब एक प्लांट है, वहां पे प्लांट बना दिया गया और उसी प्लांट को हमने सेंट्रलाइज कर दिया गया और दूसरी जगह के लोग माइग्रेट होकर भी इस जगह पे आ सकते हैं। ये क्या सरकार को कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज खुद नहीं चलानी चाहिए? ये भी क्वेश्चन है। और उसके बाद हाउ मच इंपॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच टू द नीड ऑफ जस्टिस, यहाँ पे कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरकार सभी को इंसाफ दे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आए। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आई होप दैट आपको पता होगा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने एक बेसिक आइडिया पढ़ा था कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन पीपल हैव सो मच ऑप्शन इन देयर लिवलीहुड। हिंदी में इसका मतलब ये कि जब इंसान के जीवन के अंदर उनके विकास के लिए विकल्प और पैदा हो जाए तो वो एक तरीके का विकास कहलाता है। आज अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप कार भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं, ट्रेन भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ गए ना, तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। और दूसरी बात जो ऑफकोर्स एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हम चैप्टर का नाम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार ने प्लान ही तो करा था कि एक इंडस्ट्री लेके आए और उससे वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब सिंपल शब्दों में यही नहीं है कि आपने कंपनी तो बचा दी लेकिन कुछ लोग डिस्प्लेस भी तो हो रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट का फायदा नहीं है। डेवलपमेंट ये होता है, डेवलपमेंट मींस प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बेहतर समाज जिसमें प्रगति, उपलब्धि, कल्याण हो, विकास एक बेहतर समाज में सुधार लाता है, प्रगति लाता है, कल्याण लाता है और सभी के एस्पिरेशन, सभी की आकांक्षाओं को बताता है या पूरा करता है, वही विकास कहलाता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है सभी लोगों के लिए। जैसे कि डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या कहते हैं, पोस्को प्लांट के लोगों के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, यहाँ पे पीके के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। ये 9th क्लास में आपने समझा होगा डेवलपमेंट
अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एक रिच लेडी है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक पुअर लेडी है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक राजनीतिज्ञ है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक टीचर है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पे सरकार तो कह रही है कि हम फैक्ट्री लेके आ रहे हैं, आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन इनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं हम तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। द फर्स्ट decade and the independence within the lots of debate around this क्वेश्चन यही था, लोगों के मन में यह था कि विकास किया कैसे जाए। तो दो आइडियोलॉजी के लोग भारत के अंदर रहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप प्लानिंग डेवलपमेंट की शुरुआत करें, देश को डेवलप करें। 1947 में हम लोगों ने भारत को आज़ाद कर दिया, और आज़ाद करने के बाद अब यहाँ पे दो आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, एक है वामपंथी, एक है दक्षिणपंथी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो वामपंथी वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं राइटीज होते हैं, और लेफ्टीज जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वामपंथी, और दक्षिणपंथी जो माने जाते हैं वो राइटीज माने जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हिंदी वाले भी ताकि समझ जाएं, ये है दक्षिणपंथी जिन्हें हम राइटीज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वामपंथी जिन्हें हम लेफ्टीज कहते हैं, वामपंथी, वामपंथ या वामपंथी कुछ भी बोल लीजिए। थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। वामपंथी लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के सभी सामाजिक समूह की तरफदारी करना ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे गरीब और समाज के जो भी मतलब बहुत ही गिरी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए विकास किया जा सके। अगर वहां तक सरकार विकास पहुंचा पाएगी तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि जब पोस्को प्लांट बन रहा था, उस पोस्को प्लांट में अमीर लोगों को तो फायदा हो रहा था, जो कंपनी के ऑनर है उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो बेचारे किसान गरीब जिनकी जमीनों पर फैक्ट्री बनेंगी, आसपास की नदियां, पानी, खेत खलियान कितने गंदे खराब होते चले जाएंगे, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। तो ये है लेफ्टीज लोगों का मानना, वामपंथी लोगों का मानना। राइटीज लोगों का क्या मानना है, राइटीज लोगों का मानना यह है कि मार्केट में फ्री क्या कहते हैं, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हर किसी चीज के अंदर हो। सरकार कंपटीशन को खत्म कर दे और कहीं ना कहीं जो भी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करे, गैर जरूरी हस्तक्षेप सरकार ना करे। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो हमेशा राइटीज हैं, और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें वेस्टर्न्स की तरह अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन ऑफ कोर्स समाज में हर टाइप का व्यक्ति रहता है और समाज में हर किसी के लिए अपनी सोच का अधिकार सभी के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो राइटीज होंगे उनके लिए पोस्को प्लांट का लगना बहुत सही है। इससे बाहर के लोगों की टेक्नोलॉजी आ रही है, बाहर के लोगों का नया सिस्टम आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जो भी बना रहे हैं उससे भारत के लोगों के साथ कंपटीशन क्रिएट होगा, तो भारत के लोग अपने सामान को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आनी चालू हुई। यहाँ पे लेफ्टी राइटीज का मानना यही है कि डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन तरीके से होना चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन तरीके से होना चाहिए, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके काफी अच्छा होना चाहिए। अब हमारा भारत आजाद होता है, आजाद होने के बाद भारतीय लोगों के पास दो आइडियोलॉजी होती है, लिबरल कैपिटलिस्ट और उसके बाद सोशलिस्ट, क्योंकि दो मॉडल हमारे सामने पहले से ही था, हम बाद देश आजाद भी नहीं कर पाए थे, तो इन दो कंट्रियों के अंदर दो टाइप की सोच चल रही थी। लिबरल्स कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, उदारवादी पूंजीवादी लोग, ऐसे लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से ये सपोर्ट भी करती है सरकार। जैसे कि अभी आपको वहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना है बाहर की कंट्री में, यूरोप की कंट्री में, तो वहाँ देखोगे कि वहाँ स्टार्टअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। एलॉन मस्क, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे एक खुली प्रतिस्पर्धा है, ओपन मार्केट है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं, जिसका सामान चमक गया उसका सामान बिकेगा। जबकि दूसरी कंट्री अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे सारा कंट्रोल जो था वो सरकार के हाथ में था। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने यूएसएसआर के अंदर जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो वाला, और ये अमेरिका था। लेकिन दोस्तों हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, देयर आर मेनी इंडियंस देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमारे भारत में बहुत सारे लोग कंफर्म थे कि जो सोवियत मॉडल है डेवलपमेंट का वो सही है, सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, सरकार ही सारा डिसीजन लेती है। जबकि बहुत सारे लोग जो थे वो अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के भी सपोर्टर थे, यानी कि वो कहते थे कि हमें अगर आधुनिक बनना है, हमें अगर मॉडर्न बनना है, तो हमें अमेरिका की तरह या यूरोप की डेवलप कंट्री की तरह ही बनने की हमें जरूरत है ना। तो हम ऐसा ही करने की शुरुआत कर रहे हैं, हम ऐसा ही कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे क्या सारे ही इन चीजों पे एग्री थे? नहीं, हमें सबको मिल के साथ लेने की जरूरत थी। इसलिए हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो कहते थे कि हम पूरी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को एक ही नहीं रखेंगे,
तो इसीलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हमें मिक्स आइडियोलॉजी अपनाने की जरूरत है। इसीलिए जब हमारा भारत देश प्लानिंग कमीशन बनाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग मिक्स आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और बॉम्बे प्लान हमारे पंचवर्षीय योजना भी हमारे प्लानिंग कमीशन से पहले बनाया गया था 1944 के अंदर। इस बॉम्बे प्लान में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये कहने की कोशिश करते थे कि फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें उस समय पैसों की सपोर्ट की जरूरत थी, इसी वजह से हमने शुरुआती समय में तो इसको ठीक रखा, लेकिन बाद में जाके हमने क्या कहते हैं 1950 के अंदर एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। और इस प्लानिंग कमीशन सेटअप करने के बाद हमने फाइनली ये पाया कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें सभी तबके के लोगों के लिए फायदा हो सके। और प्लानिंग कमीशन में हमने पूरी तरीके से भारत में सभी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको उसी तरीके से देने की कोशिश करें कि सरकार का पूरा कंट्रोल भी बना रहे और गरीब आदमी भी जो है उसको कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाए। भारत में वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडिया यानी कि नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हैं, जैसे कि नीति आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के हेड पहले नेहरू जी थे। लेकिन इसके हमारे क्या कहते हैं दूसरे वाइस चेयरमैन भी हैं जिन्हें हम राजीव कुमार कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द। अब दोस्तों हमने भारत के अंदर ये देखने की कोशिश करी थी कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ये सोचा था कि सरकार जो भी सरकार है वो प्लानिंग डेवलपमेंट के हिसाब से चलेगी तो ही देश जो है सही तरीके से राज्यों में और केंद्रीय सरकारों के पास पैसा खर्च कर पाएगी। तो हमने देखा कि डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि सही तरीके से प्लान तरीके से पैसा जो है खर्च होना चाहिए। बॉम्बे प्लान में हमने देखा था कि बॉम्बे प्लान में कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जिन्होंने भारत की मदद करी डेवलपमेंट के लिए, वो भी हमने देखने की कोशिश करी थी। अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर लाया भी गया था तो क्यों लाया गया था और किस कंट्री के द्वारा लाया गया था। क्योंकि हमारा देश का संविधान एक बैग ऑफ बोरोइंग है, उधार का एक थैला है, उसके अंदर जो चीज़ें अच्छी लगी हमने दूसरे देशों से कॉपी करी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी हम यूएसएसआर की गवर्नमेंट यानी कि सोवियत संघ की सरकार से लेके आए हैं। और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो भी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी हम क्या कहते हैं यूएसएसआर की गवर्नमेंट से लेके आए थे। तो यूएसएसआर आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर वर्ल्ड वाली बुक का, तो उसमें भी यूएसएसआर के बारे में काफ़ी जिक्र है। आइडिया बड़ा सिंपल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ये बड़ा ही सिंपल मेथड है। टोटल कंट्री के पास जितना ही पैसा है वो उसके लिए एक बजट तैयार करेगा और बजट तैयार करने के बाद कितना उसे खर्च करना है और साथ में कितना उसको क्या कहते हैं इनकम उसके पास कितनी है, किसको कितनी देनी है, वो ये डिवाइड कर लेगा और उसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहा गया। तो दोस्तों दो तरीके का ये लोग बनाते हैं, एक नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट ये होता है कि हर साल के अंदर ये नॉन प्लान बजट होगा, कितना सुनामी के अंदर, तूफान के अंदर, उसके बाद अर्थक्वेक के अंदर, इनमें जितना खर्च हो गया वो अलग है और जितना प्लान होगा, प्लान बजट हर 5 साल के लिए होता है और हर किसी प्योरिटी के लिए हम लोग फिक्स कर देते हैं। जैसे सरकार कहती है कि इस बार हम 5 साल के अंदर 6% एजुकेशन पे लगाएंगे, 11% कोल के उद्योग पे लगाएंगे, 12% टेक्नोलॉजी पे लगाएंगे। तो टोटल पैसे का परसेंटेज जो होता है हम प्लान और नॉन प्लान तरीके से लगाते हैं और यही दो तरीका है देश के अंदर चलाने के लिए। इस चैप्टर के अंदर आप कितने 5 ईयर प्लान पढ़ोगे? 1, 2, 3 एंड 4। चौथे 5 ईयर प्लान को प्लान हॉलिडे कहा गया 1966 से लेके 1969 तक। पेपर के अंदर ये 5 ईयर प्लान आपके आने हैं। मैं आपको बता दूं वैसे तो 5 ईयर प्लान हर 5 साल के अंदर बदलते रहते हैं, लेकिन 15 मार्च 1950 में हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन बनाया। इस प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान तरीके से पैसा खर्च करना। तो यहाँ पे भारत के अंदर टोटल अभी तक 12 5 ईयर प्लान बना चुके हैं हम लोग, जो 2015 में लास्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था। तो दोस्तों अभी तक 12 5 ईयर प्लान बने, सोचिए बहुत बड़ी बात है। जीके का थोड़ा सा फैक्ट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 के बीच में, जिसमें के एन राज वॉज अ फाउंडर। ये के एन राज जो थे उन्होंने कहा कि हमें जो क्या कहते हैं विकास है वो धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी पैसा है ज़्यादातर वो किसान बेस्ड है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, हमें कॉन्सेंट्रेट एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। और के एन राज ने बोला कि हमें इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और 5 साल तक अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो सारा पैसा जो होगा भारत का उस पर खर्चा होगा, तो डेवलपमेंट खेती से रिलेटेड ज़्यादा होने के चांस है। इसकी वजह से हमने क्या करा, इसकी वजह से हमने डैम बनाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनाई एंड देन उसके बाद फिर दोबारा हमने क्या कहते हैं बचत
से रिलेटेड संबंधित काम करने हम लोग लगे। हम लोगों को पता था कि खेती के लिए पानी ज़रूरी होता है, इसलिए हमने बड़े बड़े भाखड़ा नालंदा डैम बनाने की शुरुआत इसी टाइम पीरियड पे कर दी थी। अब यहाँ पे दूसरा 5 ईयर प्लान था आपका पीसी महालनोबिस। उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है और इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया। अब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्यों फोकस करा? क्योंकि हमने 5 साल एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया था और 1956 से लेकर 61 तक हमारा पूरा फोकस रहने वाला है इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, हम इसके साथ साथ क्या कहते हैं सस्टेनेबल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, आयात पर पर्याप्त शुल्क लगाएंगे। हम पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर थोड़ा बहुत पब्लिक सेक्टर की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट एंड बॉर्डर टेक्नोलॉजी, अगर थोड़ा बहुत मॉडर्न होने की ज़रूरत है तो हम लोग डेवलपमेंट लेंगे, मतलब दूसरी कंट्री से भी हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम अगर आपको अपने आप को डेवलप करें तो टेक्निकली लेवल पे हम देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बड़ी लो थी, इतना कोई डेवलपमेंट हमने महारत हासिल नहीं करी हुई थी, इसलिए हमने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था अपने देश में कोई भी इंडस्ट्रीज को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे कृषि बनाम इंडस्ट्री बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रही थी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पहली एग्रीकल्चर आपने कृषि पे फोकस करी, कृषि पे फोकस नहीं करना चाहिए था। दूसरा 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रीज पे था, तो इंडस्ट्रीज में भी सरकार ने पूरा अपना हाथ आजमाया, प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिश नहीं करी। तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विवाद हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के सपोर्टर जैसे जेपी कुरियप्पा और चौधरी चरण सिंह, वो ये कहते थे कि गांव के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इकोनॉमिक्स ऑफ पैरानॉन्स लिखा है इन्होंने बुक। ये बुक पेपर के अंदर आया था, एक बार पूछा गया था कि बुक किसने लिखी है। तो ये सपोर्टर थे, और उसके बाद जो इसके सपोर्टर नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर सोर्स ऑफ इनकम। अब उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट था कि अधिकांश इंडियन जो है कृषि से ही अपना आय आश्रित करते हैं। कृषि के अंदर अगर लापरवाही होगी तो बहुत सारे लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें स्टेबल एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इस पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से ही हमें पैसा मिल रहा है। दूसरे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ज्यादातर मॉडल जो था वो मिक्स इकोनॉमिक बेस्ड था। हमने कहा कि हम सरकार को सारा का सारा प्राइवेट या सारा का सारा सरकारी नहीं करेंगे, इसलिए हमने कुछ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर रखा और कुछ सेक्टर में हमने प्राइवेट सेक्टर रखा। तो इस बिहाव पर जो प्राइवेट सेक्टर को मानते थे भारत के अंदर, कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सपोर्ट और इनफ स्पेस होना जरूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्डलाइनर मानते थे कि अगर हम प्राइवेट कंपनी को छूट दे देंगे तो भैया फिर तो देश की इनकम का सारा पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा। तो जो बिल्कुल कट्टरपंथी लोग थे, हार्डलाइनर थे, वो कहते थे कि नहीं, अगर प्राइवेट कंपनियां बन रही हैं तो भैया उनको परमिट लाइसेंस देने की जरूरत है। और जबकि पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर जो थे वो कहते थे कि अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है भारत के अंदर तो भैया उस पर इम्पोर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भारत की कंपनी जो होगी, भारत के जो लोग होंगे, उनका मार्केट जो है प्रोटेक्ट रहेगा। नहीं तो बाहर की मार्केट्स का ही सारा सामान भारत में भर जाएगा और इंडियन सामान बिकेगा नहीं, जैसा आज की डेट में हो रहा है। आज की डेट में पूरी तरीके से हो रहा है, बाहर का सारा सामान जो है हमारी कंट्री में है, लेकिन हमारा अपना खुद का सामान कोई भी नहीं है। तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। स्टेट इज इनएक्टिव इन पब्लिक एजुकेशन, ये थोड़ा सा लॉस है, क्योंकि अगर हम सारा कुछ सरकार के हाथ में दे देंगे तो यहाँ पे लॉस भी है। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इसमें कितना खतरनाक हमारा लूप होल हमें देखने को मिलता है कि आज भी सरकार जो है प्रॉफिटेबल सेक्टर के अंदर अच्छा काम नहीं कर पा रही है। जैसे एयरपोर्ट का काम हो गया, एजुकेशन हेल्थ का काम हो गया, इसको प्राइवेट करने की जरूरत है। स्टेट जो है वो पुअर लोगों की सही तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे मिडिल क्राइटेरिया जो है बढ़ता जा रहा है, मिडिल स्टेट के लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म जो है शुरुआत में करने की कोशिश करी थी, वो इफेक्टिव साबित हुई नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो क्या कहते हैं लैंड ओनिंग बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर लैंड रिफॉर्म्स करने की शुरुआत सरकार ने करी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा कि आर्थिक विकास की नींव जो होगी वो यही होगा कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की जरूरत है। अगर सरकार लेके आती है तो हमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को अच्छा बढ़ाना है, हमें मेगा डैम्स और कंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, इससे हमें फायदा होगा बिजनेस के लिए। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे रुकी थी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, रिडक्शन या रिड्यूस द रोल ऑफ लैंड ओनर्स इन द पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोगों को क्लास 12 में बच्चों को ये लगता है कि लैंड रिफॉर्म का मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भूमि सुधार या मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना ही लैंड रिफॉर्म है। और सही मायने में व्हेन आई वाज इन 12th क्लास तो मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था। हमारा अगला टॉपिक यही है कि लैंड रिफॉर्म है क्या। लैंड रिफॉर्म के ऊपर हमें सरकार जो है जब पंचवर्षीय योजना बना रही थी तो ऐसे लैंड रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश क्यों करी।
तो मैं आपको बता दूं कि अबॉलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो लैंड रिफॉर्म का एकमात्र जरिया था जिससे जमीन जो थी सरकार के पास आ सकती थी। चलिए इसको मोटे मोटे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेसिक रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, अगर सपोज मान लो कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ा लैंड उसके पास हमें देखने को मिलता है, सरकार को इन जमीनों से टैक्स लेने की जरूरत होती है, लेकिन ये बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं ये दूसरी जगहों पे भी जमीनों को परचेज कर लेते हैं, बट ये अपने नाम पे परचेज नहीं करते हैं। तो ऐसे केस पर दो टाइप की संपत्ति होती है, चल और अचल। तो ये चल संपत्ति वो होती है जिनको सरकार की निगाहों में पता होता है, बट अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिससे सरकार के बारे में जिसको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अचल संपत्ति जो है वो हमें इन बड़े बड़े जमींदारों की देखने को मिलती है, जो ये अपने कुत्तों के नाम, अपने नौकरों के नाम, अपने नौकरों के भाई सगे संबंधियों के नाम इन प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अब हुआ क्या कि सरकार के पास पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर नए हॉस्पिटल, नए इंडस्ट्रीज, नए स्कूल, सड़कें, परिवहन, कम्युनिकेशन, तो बहुत सारा कुछ उनको सेटअप करना था। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि ज़मीनों की हमारे पास सही तरीके से क्या कहते हैं अलॉटमेंट नहीं था, और दूसरी बात बड़े बड़े जमींदार बहुत बड़ी बड़ी जागीरें लेके बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ सरकार के लिए खतरा भी था एक तरीके से, और मैं कह सकता हूँ कि सरकार को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें डेवलपमेंट भी करना था। और जमींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या था, जमींदार जो होते थे उस टाइम पीरियड पे जमींदारी सिस्टम बोल लीजिए, जमींदारी व्यवस्था बोल लीजिए या प्रथा बोल लीजिए, इन प्रथाओं में क्या होता था कि इनके अंडर में कोई ना कोई गुलाम जो था बेचारा इनके लिए काम कर रहा होता था। और क्योंकि गुलामी प्रथा तो हमने आज़ादी के टाइम पीरियड पे भी ख़त्म कर दी थी, तो ये बहुत सही समय था 1960s का, जिस टाइम पीरियड पे इन सब पे एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी थी। तो जमींदारी प्रथा एक भूमि सुधार से रिलेटेड एक प्रथा थी, जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इस प्रथा को चलाया। रिलीज लैंड फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द लैंडलेस पीजेंट। जमींदारों के पास जहां जहां पे जमीनें थी उन जमीनों को रीलोकेट करा गया, उनको प्रॉपर एक जगह जमीनें दी गई, और हर किसी जमींदारों से कुछ ना कुछ परसेंटेज जमीनों को लिया गया। इससे फायदा ये होगा कि सरकार को सड़कें निकालनी हो, हॉस्पिटल, बस स्टैंड या इंडस्ट्रीज या कॉलेजेस बनाने हो, तो सरकार को वहां से जमीनें मिलनी चालू होगी। आपने पहले सुना होगा चकबंदी इसको कहा जाता था, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी, अपर लिमिट ऑन होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड सिक्योरिटी एविडेंस एविक्शन वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन। कृषि भूमि रखने की ऊपरी सीमा और बेदखली के खिलाफ सुरक्षा को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसका कहने का मतलब यही था कि जिस समय भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय इन कानूनों पे फोकस नहीं करा गया होगा, उस टाइम पीरियड पे इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके एक्सेस पे फोकस नहीं करा गया होगा। दैट इज वाई ऐसा कुछ हमें बड़ी बड़ी जमींदारी प्रथा देखने को मिल रही होगी। आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आप सिंपल शब्दों में इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है ऑलरेडी सेंटर्ड ऑन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एरिया इन द नॉर्थ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके फाउंडर एम.एस. स्वामीनाथन है, याद जरूर रखिएगा, राज्यसभा के मेंबर थे ये, और इन्होंने उस टाइम पीरियड पे हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। दोस्तों, ये हरित क्रांति होती क्या है, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें। हरित क्रांति सिंपल शब्दों में ऐसी क्रांति है जिसके अंदर फसलों की पैदावार को बढ़ाना है, मोर एंड मोर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हमें गेहूं, हमें चावल, छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो हमें बाहर से परचेज करनी पड़ती थी, और हमें बाहर से परचेज ना करनी पड़े इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड पर 1960 के दशक में इस ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया। कारण सिंपल सा ये था कि हमारे खुद के जो किसान थे इतने बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसी चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करें। जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वहाँ के इलाकों में भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करी जाए, वहाँ के इलाके में भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। तो ये एक अच्छी बात थी, इसलिए हमने शुरुआती समय में उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ठीक है, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ाना है, अगर आपको अच्छे लेवल पे ग्रीनरी पूरे भारत में फैलानी है, अच्छे लेवल पे गेहूं, चावल, बाजरा या जो भी प्रकार की फसलें होती है, कैश क्रॉप्स होती हैं, वो सब उगाना है, तो सरकार आपको क्या मदद करेगा, सरकार आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देगा, जैसे हम HYV सीड्स बोलते हैं। सरकार आपको अच्छी फर्टिलाइजर देगा, खाद देगा सस्ते दामों में, सरकार आपको कीटनाशक पेस्टिसाइड्स देगा, सरकार आपको इवन क्या कहते हैं सब्सिडीज पे इरिगेशन फैसिलिटीज देगा, यानी कि सिंचाई की खेती की व्यवस्था देगा, सिंचाई की व्यवस्था देगा। जो आपको गेहूँ है उसको सरकार अच्छी कीमतों पर खरीद लेगा आपसे,
तो ये सब था और ये एक अच्छी बात थी, सरकार ने इसकी शुरुआत करी। क्लास 12 के अंदर ये चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी आता है आपके कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, क्या किया गया है इसके अंदर। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो आप जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब सरकार ने सिर्फ यही नहीं करा, सरकार ने लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों के बारे में सोचते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करा, सरकार ने मिडिल क्लास जो है उस पर फोकस करा। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि गरीब जो लोग थे, जो क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रभावित हो रहे थे, उन लोगों ने ये कहा कि यार ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो ज्यादातर रिच किसान को ही हो पाया, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ज्यादातर उन इलाकों में हो पाया जहाँ पे गेहूं अच्छा हो रहा था, ज्यादातर उन इलाकों में हो पाया जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ की जितनी स्टेट्स थी वहीं हो पाया। साउथ के पास तक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हो ही नहीं पाया। ये लोगों ने इसकी बुराइयां बताई, लेकिन आपको बता दो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इन सब पे फोकस करा, ठीक है। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, ग्रीन, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, व्हाइट एंड येलो, इन सब ने हमने ये सारी क्रांति चलाई ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ। ग्रीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फसलों की पैदावार को बढ़ाना था, लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया और व्हाइट रेवोल्यूशन था आपका श्वेत क्रांति। इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर शुरुआती समय में जर्सी भैंसें नहीं होती थी, दूध बाहर की कंट्री से इंपोर्ट आके भारत की कंट्री में आता था, उसके बाद बिकता था। पर रेफ्रिजरेटर भी हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं था कि हम दूध की चाय को पी सकें। तो हमारे गांव के अंदर जहाँ पे लोगों के पास भैंस, गाय, बैल ये सब होता था, तो लोग उनसे ही एक्सेस कर पाते थे। अब जीवन जीने के लिए लोगों के पास एक ऑप्शन आया, लोगों ने कहा कि ठीक है गाय से दूध निकाल के आसपास के मार्केट में बेच दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दूध नहीं बिक पाएगा तो उनका दूध पूरा खराब भी हो जाता था। तो जिनकी माँ, जैसे कोई बंदा है, मान लो कि वो बेचारा सुबह दूध निकालता है, साइकिल से बेचने जाता है और वो बिकता है तो बिकता, नहीं बिकता तो बेचारे को सारा का सारा दूध जो है वो फेंकना पड़ जाता है। बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो फेंकना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर कई सालों से चलता आ रहा था। ये थी श्वेत क्रांति के बारे में छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसके अंदर एक लूप होल था। अब कितने सारे लोग हैं जो दूध बेच रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जिनका दूध खराब हो रहा है, कितने सारे लोग हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इस काम में लगे पड़े लेकिन पूरा मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति आए और उनको कहा जाता है वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बॉम्बे, मद्रास में पैदा हुए थे और इन्होंने गुजरात के अंदर ये क्रांति निकाली। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक इन्हें बुलाता है। इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई जिन्हें हम अमूल बोलते हैं, और आपको पता होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, सभी हम जानते हैं। यूनिक पैटर्न जो है इन्होंने निकाला लोगों के लिए, और इन्होंने जो भी गांव के पुअर इलाके और जो भी रूरल डेवलपमेंट के इलाके उनको डेवलप करने के लिए एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया? उन्होंने कहा कि अमूल जो दूध है वो आपको सारे जो भाई बहन जो भी गाँव के अंदर दूध निकाल रहे हैं वो सारे का सारा दूध हमें बेच सकते हैं। हम उसी दूध से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों को सस्ता मिल सके। तो मतलब एक प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए वर्गीस कुरियन ने इतना बड़ा स्टेप लिया और फाइनली ये चीज हमें सामने देखने को मिली। तो हम क्या करते हैं, हमने ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू करा। हमने सभी जो भी मिल्क प्रोडक्शन करता है मिडिल मैन, उनके प्रोडक्ट का बोला कि आप रेगुलर हमें दूध दीजिए, आपको आपका रेगुलर इनकम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कहते हैं कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। गाँव जैसे इलाकों में क्या होता है, एक बूथ होता है जहाँ पे जाके सारा का सारा दूध इकट्ठा होता है, उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। वो क्वालिटी चेक होने के बाद दूध इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद उसका एक स्लिप मिल जाता है उस बंदे को, उसको कहीं और बेचने की जरूरत नहीं है। और जिसने वो दूध खरीदा है उसके पास उससे बड़े डीलर आते हैं और सारा का सारा दूध उसका खरीद के लेके चले जाते हैं। तो जिसने बूथ बनाया दूध के लिए उसको भी दिक्कत नहीं हुई, और जिसने दूध बेचा उसका भी दूध पूरा का पूरा बिक गया, और जो भर के टम्पू में वो इनके पास पहुंच गया। आज की डेट में मिल्क मैन ऑफ इंडिया ने बनाया था अमूल, लेकिन अमूल पहले सरकारी कंपनी थी, अभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। दूसरी डेवलपमेंट सरकार ने बाद में करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, बैंकों का नेशनलाइज जब हम आगे पढ़ेंगे। प्रो पुअर पुलिस वर अनाउंस्ड, यानी कि समर्थक गरीब पुलिस की घोषणा, इसकी शुरुआत करी गई। स्ट्रेस ऑन सोशलिस्ट पैटर्न, सामाजिक तनाव पे, सामाजिक पैटर्न पर तनाव, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 19। ये है वो कि आने वाले जब चैप्टर्स कंटिन्यू पढ़ोगे आप तो आप इन सब में देखोगे कि आने वाली सरकार जो 1970 से लेके लगभग 2000 के बीच में आई थी, उन्होंने इन सारी पॉलिसीज पे फोकस करा। ओके, ये आप देखोगे। जबकि ये जो हमने पहले पढ़ा वो 1960 के दशक की पॉलिसीज थी जो 5 ईयर प्लान के साथ साथ चलती रही, जो समाज को डेवलप करने के लिए जरूरी थी। मेन प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की यही है कि इसका स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था उस टाइम पीरियड पे, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और ऑफ कोर्स लोगों का जो भरोसा था वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर से उठ गया था। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही था, और आई होप दैट आपको ये थर्ड चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।